अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में MTS 622 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं फैज़ल टर्म के लिए उनको डिस्कस किया जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वीडियो के इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। उसमें ये तमाम क्वेश्चन बाय हैंड सॉल्व किए गए हैं। तो आप कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ ना आए तो आप वहाँ से इजीली पे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जी 101 मॉड्यूल नंबर जो 101 है उसमें एक एग्जांपल जो है वो आपने इस फोर्स को नॉन कंजर्वेटिव शो करना है। नॉन कंजर्वेटिव के लिए जस्ट डेल क्रॉस एफ इक्वल टू 0 अगर इक्वल नहीं आता तो नॉन कंजर्वेटिव हो सकती है। तो आपके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ ये है कि आप इस सवाल को लाजमी तैयार करें। आपके पास एक क्वेश्चन मस्ट आएगा, आपको फोर्स गिवन होगी और आपने कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव एक चीज़ प्रूव करनी होगी। तो आपने इस एग्जांपल को तैयार कर लेना है। तो लाजमी नहीं कि आपके पास एफ़ यही चीज़ हो, आपके पास एफ़ डिफरेंट चीज़ भी हो सकती है, कोई और फोर्स भी हो सकती है। तो आपने उसको प्रूव करना होगा कि वो कंजर्वेटिव है या नहीं, या आपको वो कह सकता है कि आप इसको चेक करें। तो आपने जस्ट डेल क्रॉस एफ़ करना है और सिंप्लीफिकेशन के बाद अगर 0 को इक्वल आ जाता है तो कंजर्वेटिव है, और 0 को इक्वल नहीं आता तो वो नॉन कंजर्वेटिव है। एक और क्वेश्चन भी आ सकता है कि कंजर्वेटिव होने के लिए आपके पास कौन सी शर्त होगी। तो आपने वहाँ लिख देना है कि अगर डेल क्रॉस एफ इक्वल टू 0 आ जाए तो आपकी जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव होगी। उसके बाद जी ये अगला टॉपिक है मॉड्यूल 102 में। यहाँ पे क्या है जी, इंट्रोडक्शन टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें भी एक आध सवाल वो उठा लेता है, कभी भी उठा लेता है, लेकिन इतना ज़्यादा मस्ट नहीं है। तो इसमें जो याद रखने वाली चीज़ है वो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इसका जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है ये आपने याद कर लेना है। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड T इक्वल टू 2π√L/G। इस तरह एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी, इनके आपने जस्ट फार्मूले तैयार कर लेने हैं। फार्मूले तैयार करने से आपको ये होगा कि आपको कोई भी चीज़ अगर आपको फाइंड करनी पड़ जाए तो आपने वहाँ वो फार्मूले बस जस्ट उसकी आपको बाकी चीज़ें गिवन होगी वो आपने पुट करनी है, तो आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ भी ये है कि आपने एनर्जी का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, टोटल एनर्जी हमारे पास यहाँ पे E शो किया गया है, और T हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, और V पोटेंशियल एनर्जी है। ये फार्मूला आपने याद रखना है। इसका एक सवाल आ जाता है, शॉर्ट में आ जाता है या कभी लॉन्ग में आ जाता है। तो नेक्स्ट इसकी एग्जांपल गिवन होगी, वहाँ आपको ये क्वेश्चन मैं आपको करा दूँगा। ये जो सवाल है काफ़ी लंबा है, लेकिन इस सवाल को आपने मिस नहीं करना। ये जो मॉड्यूल 104 में है, इसमें से अगर आपके पास वो क्वेश्चन देता है तो एक पार्ट देगा। ये इसके 4 पार्ट है, लेकिन वो आपको एक पार्ट देगा। ये आपके पास सिंपली सवाल है, R इक्वल टू वाई कर लिया, और हमें R की जगह वाई लिखें तो ये चीज़ हमारे पास d² R और dt² इक्वल टू d² वाई और dt² हो जाती है। तो फोर्स हमें उसने क्वेश्चन में गिवन है कि 6 टाइम y है, तो उसके साथ नेगेटिव साइन क्यों है कि ये इसके उलट डायरेक्शन में आ रही है, तो इसलिए -6y आ जाएगी। तो -6y इक्वल टू 4 इंटू d² वाई और dt² कैसे आ गया, यहाँ साथ मैंने मेंशन किया हुआ F इक्वल टू m, ये फार्मूला यहाँ पे पुट किया है, तो इससे हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। तो उसके बाद ये सिंपल थोड़ी सी कैलकुलेशन है, y की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि ये कैसे हुआ है। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी दफ़ा ये पेपर्स में आया है, तो आपने इसको लाजमी करना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 105 मॉड्यूल वाला। इसमें क्या चीज़ है, हमें F गिवन है, तो हमें टोटल एनर्जी जो है वो फाइंड करनी है। तो टोटल एनर्जी आपको पता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी हमने कैसे फाइंड करेंगे, F इक्वल टू m में लेंगे, तो एक फार्मूला dv और dt ले लेंगे, तो यहाँ से हम v फाइंड कर लेंगे।
यहाँ से हमने वी फाइंड कर लिया, इनिशियल कंडीशन इंपोर्ट की, उसके बाद वी हमारे पास आ गया। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या फार्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम हमारे पास एम ही है, हाफ एम वी स्क्वायर में हमने ये फार्मूला पुट किया तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। इस तरह पोटेंशियल एनर्जी के लिए तो हमने एफ इक्वल टू माइनस डेल वी, क्योंकि हमारे पास जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है तो हम एफ इक्वल टू माइनस डेल वी ले सकते हैं। एफ इक्वल टू माइनस डेल वी लिया तो हमारे पास ये एफ इक्वल टू माइनस 3x इक्वल टू किस चीज़ की आ गया, माइनस डेल वी, जस्ट डेल वी पे पुट किया है। और डेल वी और डेल एक्स इक्वल टू 3x आ गया। हमारे पास यहाँ सिर्फ x की वैल्यू है, y भी ज़ीरो है, z भी ज़ीरो है तो 0 आ जाएंगे। और डेल वी और डेल एक्स की हमने इंटीग्रेशन की तो हमारे पास v की वैल्यू आ गई। और यहाँ पे जो k आ गया नीचे, v इक्वल टू हाफ के एक्स केयर, के हमारे पास यहाँ k की इक्वल 3 की इक्वल है। तो हमारे पास टोटल एनर्जी ई किस चीज़ की इक्वल आ गई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत ही आसान सा सवाल है, आपने ये लाजमी करना है। एफ डी इक्वल टू माइनस बी वी, ये एम सी क्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ये क्वेश्चन लॉन्ग या शॉर्ट में नहीं आता। उसके बाद जी मॉड्यूल 107 पे डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की ये एक एग्जांपल है। इसकी चांसेस कम ही हैं आने के, क्यों काफ़ी ये लेंथी हो जाती है, लेकिन आपने इसको भी एक दफ़ा कर लेना है, हो सकता है आ ही जाए। अगर आएगी तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगी। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, ये डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें वीडियो के मैंने वहाँ पूरा ये सॉल्व हुआ है। उसके बाद आलत थ्योरम में जो इसकी आपने जस्ट स्टेटमेंट पढ़ लेनी है, यहाँ से कोई एमसीक्यू आ सकता है, बाकी ये पूरा थ्योरम नहीं आता, बहुत काफ़ी लंबा है। उसके बाद चेस्टलेस थ्योरम, इतनी बस आपने जस्ट स्टेटमेंट ही याद रखनी है, एमसीक्यूज़ में या शॉर्ट में पूछ सकता है। उसके बाद मॉड्यूल 1010 काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, स्पेस टाइम और मैटर, इनकी डेफिनेशन आपने याद करनी है। हो सकता है शॉर्ट में ये चीज़ें कभी कभी पूछ लेता है, ज़्यादा चांसेस नहीं है लेकिन कभी कभी ये आ जाता है। उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है तो, और यहाँ पे आ गया कंसेप्ट ऑफ कर्व लीनियर मोशन। तो कर्व लीनियर मोशन के लिए आपने याद रखना है कि अगर हम आपने ये फार्मूला याद रखना है, ए इक्वल टू टी डी वी बी टी टी प्लस वी स्क्वायर और एन इंटू एन, सॉरी वी स्क्वायर और आर इंटू एन। इसकी ये आपने एग्जांपल याद रखनी है, कोई एग्जांपल एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है। इस तरह एग्जांपल आ गई कर्व लीनियर के हिसाब से, तो एग्जांपल में ये आ सकती है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, कोई मुश्किल नहीं है, बस जस्ट आर आपको पता है, आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के होता है। और एक्स की वैल्यू हमें पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में रो काज पाई होती है, वाई की वैल्यू रो साइन पाई होती है, जी की वैल्यू जी होती है। तो जस्ट आर की वैल्यू उस फार्मूले में पुट की है, और जब डी आर और डी रो करेंगे तो हमारे ये वैल्यू आ जाएगी, और डी आर और डी फाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, डी आर और डी जेड करेंगे तो हमारे पास ये थर्ड वैल्यू आ जाएगी। और E1 हमारे पास क्या होता है, E1 भी आपको क्वेश्चन में फाइंड करना आ सकता है, या ई रो भी, ठीक है। तो आपने यहाँ चीज़ याद रखनी है कि E1 इक्वल टू ई रो है, ठीक है। तो ये किस चीज़ की इक्वल है, डी आर और डी रो, और इसका मैग्नीट्यूड है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, तो जस्ट सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं। उसके बाद ये वाली जो एग्जांपल है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पेपर पैटर्न के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपने अगर ये आ जाती है तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट वही ई रो वाली आपने वैल्यू फाइंड करनी है, या ई फाई वाली वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों वैल्यू जब आप फाइंड कर लेंगे, अगर डी के साथ डेरिवेटिव लेंगे तो आप जैसे ही कैलकुलेशन करेंगे, बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपके पास इसका आंसर आ जाना है। उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको फार्मूला ये बस जस्ट याद कर लें, तो बाकी इसमें से काफ़ी ये लंबा ये नहीं आता। तो ये आपने पाथ याद रख लेना है कि अगर हम एयर रेजिस्टेंस रिमूव कर लें तो हमारे पास जो मूवमेंट होगी वो जस्ट ये हमारे पास पैराबोला बनाएगी। टाइम फ्लैट ये भी इतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। और उसके बाद ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स।
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या चीज़ है जी? हमारे पास जो टोटल एनर्जी होती है सिस्टम की वो हमारे पास कांस्टेंट रहती है। वो टोटल एनर्जी क्या चीज़ होती है? वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होती है। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो आपने इस फॉर्मूले को कैसे याद रख लेना है? T1 प्लस V1 इक्वल टू T2 प्लस V2। ठीक है, इस हिसाब से जब आप याद रखेंगे, या इस तरह कर लें T2 माइनस T1 इक्वल टू V1 माइनस V2। तीन चीज़ें आपको गिवन हो सकती हैं, ये चीज़ आपको फाइंड करनी होगी, तो आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और उसके बाद जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है जी? आपको पता है कि अगर आपकी फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव होगी तो F इक्वल टू डेल वी होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ है, सबसे पहले F गिवन है, तो सबसे पहले ये चेक करना है कि जी कंजर्वेटिव है या नहीं। कंजर्वेटिव के लिए डेल क्रॉस F इक्वल करेंगे, वो इक्वल 0 आ जाएगा, जो कंजर्वेटिव प्रूव हो जाएगी। सेकंड पार्ट में ये क्या कहता है कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गिवन फोर्स फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी तभी फाइंड करेंगे अगर हमारी फोर्स कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में ये गिवन हो सकता है कि आपकी फोर्स कंजर्वेटिव है, तो आप कंजर्वेटिव प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने F इक्वल टू माइनस डेल वी पर फार्मूला यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे आप सिंपल कैलकुलेशंस है, F इक्वल टू माइनस डेल वी लेंगे, एक साइड पे F लिखेंगे, दूसरी साइड पर डेल वी और फार्मूला लिख देंगे। तो आपके पास तीन वैल्यू आ जाएंगी, डेल वी और डेल एक्स, डेल वी और डेल वाई, डेल वी और डेल जी। किसी की भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास वी की वैल्यू आ जाएगी। आपके पास वी क्या चीज़ है? आपके पास वही वेलोसिटी आ गई है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में हमें जस्ट वेलोसिटी ही फाइंड करनी थी। और उसके बाद एनर्जी फाइंड करनी है। तो एनर्जी का आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है, तो वी हमारे पास आ गया, तो हाफ एम वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी। और उसके बाद इम्पल्स डेरिवेशन है, ये वाला फार्मूला आपने यहाँ भी याद रहे, MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो जो इम्पल्स होती है एनर्जी होती है वो P2 माइनस P1। तो ये आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी? MV2 माइनस MV1। इंपॉर्टेंट चीज़ आप इसको समझ लें तो आपके MCQ ये शॉर्ट के लिए ये आ सकती है। यहाँ एक एग्जांपल दी गई है, इसको भी आप कर लें, बड़ी इजी सी है। M की वैल्यू है, V1 की वैल्यू है, V2 की वैल्यू है, तो आप M यहाँ से कॉमन ले लेंगे, V2 माइनस V1 करेंगे, तो आपके पास जस्ट इम्पल्स की आ जाएगी वैल्यू। इस तरह टार्क क्या होता है? टार्क होता है R क्रॉस F। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास साइन थीटा इसमें इन्वॉल्व होता है, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा इन्वॉल्व होता है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। तो टार्क M, तो सिंपल ये वही चीज़ है, टार्क हमारे पास R क्रॉस P कैसे आ गई? ये टार्क हमारे पास ये था जी R क्रॉस F हो, तो F आपको पता है F इक्वल टू MA होता है। F की जगह MA करेंगे तो M इंटू R क्रॉस A आ जाएगा। A की वैल्यू आप DB और DT पुट कर सकते हैं, डी बाई डी टी बाहर कॉमन लेंगे तो आपके पास R क्रॉस V बन जाएगा। M को दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करिए तो MB इक्वल टू P आ गया। तो हमारे पास टार्क क्या आ गया? डेरिवेशन ऑफ R क्रॉस P क्या डेरिवेशन आ गई। उसके बाद एक एग्जांपल यहाँ क्या बना है, फोर्स आपको पता है। ठीक है, क्या चीज़ सॉरी R आपको गिवन है, तो आपने टार्क फाइंड करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, R को जब आप डेरिवेट करेंगे तो आपके पास V भी आ जाएगा। जब V भी आ जाएगा तो आप P इजीली फाइंड कर सकते हैं। P इक्वल टू MB होता है, तो आपके पास R की वैल्यू है, P की वैल्यू है, तो आप इजीली टार्क फाइंड कर सकते हैं। इजी सी एग्जांपल है। उसके बाद जी ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, प्रॉपर्टीज ऑफ रिजिड बॉडी, ये बस आपने पढ़ लेना है एक दफ़ा, इसमें कोई MCQs आ सकता है, बाकी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद सेंटर ऑफ मासेस है, सेंटर ऑफ मास का कोई प्रूव लॉन्ग में नहीं आता, ये शॉर्ट में बस आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है, कोई इसकी एग्जांपल पूछ सकता है। उसके बाद सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर मास, ये भी आप जस्ट डेफिनेशन हैं, कोई एक डेफिनेशन आपने याद रख लेनी है, शायद ये फार्मूला आपने याद लाजमी रखनी है। ये वाले IXX इक्वल टू हो गया M इंटू वाई स्केयर प्लस जी स्केयर, ये आपने ऐसे याद रखना है। जहाँ X डबल X इन्वॉल्व होगा तो वहाँ
आपके पास दूसरी साइड पे एक्स नहीं आ रहा। जहाँ डबल वाई आ रहा है तो दूसरी साइड वाई नहीं आ रहा, जेड और एक्स आ रहा है। जहाँ डबल जेड आ रहा है तो दूसरी साइड पे एक्स और वाई आ रहा है, जेड नहीं आ रहा है। इस तरह प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया दो एक्स वाई का होगा तो एक्स वाई ही इन्वॉल्व होगा, वाई जी का होगा तो वाई जी इन्वॉल्व होगा, जी एक्स होगा तो एक्स जी इन्वॉल्व होगा, साथ माइनस एम साथ आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की सूरत में। आगे क्या चीज़ कहता है जी, एग्जांपल ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। एग्जांपल ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या कहता है जी, फाइंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला मॉड्यूल है, आपने इसको लाजमी करना है। बड़े सिंपल सा है, कोई मुश्किल प्रूव नहीं है, बस आप एक दो दफ़ा आप इसको देख के भी अगर करें तो उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। डायग्राम बनाने की ज़रूरत वहाँ पेपर में नहीं है, जैसा आप अगर आता है तो आपको जस्ट प्रूव ही करना होगा। उसके बाद रेडियस ऑफ करीवेशन, ये फार्मूला आपने याद रख लेने के स्केयर इक्वल टू आई और एम। दो चीज़ें आपको गिवन हो सकती हैं, तीसरी चीज़ आपने फाइंड करनी पड़ सकती है, तो आपने ये फार्मूला लाजमी याद रखना है। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ इनर्शिया मैट्रिक्स, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे इसमें नहीं है। और आगे यहाँ पे देखते हैं जी क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड लीनियर मोमेंटम, ये भी ना पेपर में नहीं आता। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो ये आपने याद रख लेना है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल विल बी कंजर्व्ड। मोमेंटम कंजर्व्ड होगा तो लाजिम बात है उसका जो एक्सेलरेशन है वो भी ज़ीरो होगा। उसके बाद ये एग्जांपल है मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से, ये एग्जांपल आपने लाजमी करनी है। इस टाइप की एग्जांपल अक्सर पेपर में आ जाती है, तो आपने ये फार्मूला जैसे याद रख लेना है, M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1V1 प्लस M2U2। ये अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आप बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इस तरह का एक क्वेश्चन लाजमी आ जाता है शॉर्ट में, ये MCQs में आ जाता है। तो ये एक दो एग्जांपल्स हैं, ये भी आपने कर लेनी है यहाँ पे। और उसके बाद एंगुलर मोमेंटम में यहाँ ओमेगा इन्वॉल्व हो जाएगा R+P में। तो इन इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, बस आपने एक दफ़ा देख लेना है इसको। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, यहाँ पे क्या है, एम की जगह हमारे पास रो आर आ गया और साथ डेरिवेशन अप्लाई होगी, बाकी वही फार्मूले हैं जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बस आपने इसका फार्मूला याद रखना है, बाकी कोई इसका प्रूव नहीं आता, काफ़ी लंबा है तो इतना टाइम पेपर में नहीं होता। और उसके बाद एग्जांपल रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम, एग्जांपल आपने ये फार्मूले आपको अगर पता होगा तो आप ये भी अगर कोई आ जाती है तो आप कर लेंगे, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नहीं है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम अबाउट प्रिंसिपल एक्सेस, द काइनेटिक एनर्जी फॉर पार्टिकल इज गिवन। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है ये चीज़ होती है, ठीक है। और अगर इन केस ऑफ सॉरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू रीजन, तो आई नॉट ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। ये फार्मूले आपने याद रखने हैं, जस्ट ये आपसे पूछे जा सकते हैं MCQs में, बाकी यहाँ पे कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जांपल ऑफ मूवमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट गिवन लाइन, तो मूवमेंट ऑफ एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैनल टर्म के हवाले से, इसमें बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं MCQs के हिसाब से भी, तो आपने मूवमेंट ऑफ एनर्जी के पेपर के टॉपिक को कभी भी नहीं छोड़ना। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, मूवमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ राइट सर्कुलर कॉन, तो सर्कुलर कॉन ये आपने याद रख लेना है, लेकिन ये आता कम ही है, कभी कभी आ जाता है लेकिन बहुत कम चांसेस है इसके आने के। इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपको नीचे जाके बताता हूँ, ये आपने याद रखना है, OP इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू एक्स और OP, तो इस तरह म्यू इक्वल टू वाई ओवर OP, V इक्वल टू Z ओवर OP, बस आपने ये चीज़ याद रखनी है। और उसके बाद रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हमें पता है MV स्क्वायर होता है, तो रोटेशनल की सूरत में MIVI, तो रोटेशन की सूरत में ये चीज़ बन जाएगी, बाकी इसका प्रूव नहीं आता, काफ़ी लंबा है। तो उसके बाद मूवमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ एंगुलर इंटेंशन रोटेशन, ये कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है पैनल टर्म के हिसाब से। उसके बाद स्पेशल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये अब अहम टॉपिक शुरू हो गया है, यहाँ से आपने ध्यान में रखना है। यहाँ सबसे पहले फार्मूला दिया गया है सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर,
उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हाफ mv²। और हालो सर्कुलर सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I = ma²। इस तरह सॉलिड स्फीयर का क्या होगा, I = 2 और 5 ma²। हालो स्फीयर क्या होगा, I = ma²। यहाँ 2 और 5 हालो की सूरत में नहीं आएगा। इस तरह अगर रेक्टेंगुलर प्लेट है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 m × a² + b² दोनों उसकी साइड का स्क्वायर आ जाएगा। इधर थिन रॉड का 1/12 m² आ जाएगा, ट्रायंगुलर लैमिना का 1/6 mh² आ जाएगा, और राइट सर्कुलर कोन 3/10 ma²। ये फार्मूले आपने लाजमी याद रखने हैं। ये फार्मूले पूछे भी जा सकते हैं, इनके हिसाब से कोई क्वेश्चन भी, कोई एग्जांपल भी आपको आ सकती है। और उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपको प्रूव काफ़ी दफ़ा पेपर में आया है, तो इसको आपने लाजमी तैयार करना है। बहुत ही सिंपल से है, अगर पेपर में आ जाता है तो आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। डायग्राम जस्ट आपने ज़हन में रखनी है तो ये इजीली प्रूव हो जाता है। जस्ट 2-4 लाइन का प्रूव है। और उसके बाद ये भी इम्पॉर्टेंट प्रूव है, हुप या सर्कुलर रिंग, ये भी काफ़ी आ जाता है, तो इसको भी आपने कर लेना है। ये भी छोटा सा है। इस तरह एक और है एनुलर डिस्क। ये कभी कभी आ जाता है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने इसको भी 1-2 दफ़ा कर लेना है। तो ये फिर इम्पॉर्टेंट है, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। ये अक्सर पेपर में आया है, आपने इसको भी लाजमी तैयार करना है। और उसके बाद ये जो है रेक्टेंगुलर प्लेट, इसका बहुत कम चांसेस होते हैं आने के। अगर आ भी जाता है तो आपके इसको, अगर आपने पहले प्रूव की हुई तैयार की हुई है तो आप इसको भी कर सकते हैं। तो इस तरह यहाँ ट्रायंगुलर लैमिना इसका प्रूव नहीं आता, कभी भी काफ़ी लंबा हो जाता है। वैसे अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इस तरह एलिप्टिकल प्लेट, इसका भी प्रूव बहुत कम चांसेस होते हैं पेपर में आने के, क्योंकि ये काफ़ी लंबे हो जाते हैं। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर डेरिवेशन। तो डेरिवेशन के साथ ही प्रूव नहीं आता, वैसे जस्ट आपने यहाँ पे ये फार्मूले याद रखने होते हैं। इस तरह हालो सर्कुलर सिलेंडर की डेरिवेशन है, ये बस आपने इसके फार्मूले याद रखने हैं, बाकी ये प्रूव बहुत कम होते हैं चांस आने के मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर के। तो इस तरह ये भी इतना इम्पोर्टेंट, ये मतलब शुरू वाले जो प्रूव हैं वो आपके इंपॉर्टेंट हैं, वो अक्सर आते हैं। ये वाले आप अगर करना चाहें तो कर लें, अगर आपके पास टाइम है तो। इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पेपर के हिसाब से नहीं है। उसके बाद ये इनर्शिया मैट्रिक्स, तो ये भी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है। काफ़ी लंबे हो जाते हैं, ये प्रूव नहीं आते। हेमिस्फीयर किस तरह आ गया, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। शुरू वाले आपने इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बताया, वो आपने लाजमी करने हैं, उनको नहीं छोड़ना। इनको अगर आप छोड़ भी दें तो इनके चांसेस कम ही होते हैं। उसके बाद एग्जांपल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इन एग्जांपल को आपने कर लेना है, ठीक है। ये एग्जांपल इम्पॉर्टेंट है, बड़ी आसान सी हैं। तो अब ये जो एग्जांपल है इसमें आपको मासेस दी गए हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं। तो यहाँ इस एग्जांपल में तो आई एक्स मालूम कर रहा है, आई वाई वाई भी मालूम कर रहा है, आई जी भी मालूम कर रहा है, लेकिन आपको पेपर में एक चीज़ मतलब फाइंड करनी होगी, ज़्यादा चीज़ें आपके पास नहीं होगी। इस तरह सेकंड एग्जांपल है, तो ये भी उस तरह ही सवाल होगी जिस तरह पहली एग्जांपल है, कोई मुश्किल नहीं है। इधर ये तीसरी एग्जांपल है, तो ये कम ही आती है, इसके चांस कम ही होते हैं। पहली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये अक्सर आता रहता है पेपर्स में, तो आपने इसको तैयार करना है, ठीक है। कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शेडेड एरिया। शेडेड एरिया का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो आप क्या करें, पहले उसको आप स्ट्रिप का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेंगे। ये कैलकुलेट हो गया है, तो इसके ऊपर सिंपल आप इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो आपका ये पास ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा टोटल का। और उसके बाद ये भी 1-2 दफ़ा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट आप इसको कह सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एक बच्चे के पेपर मैंने देखा, उसमें जस्ट ये आया हुआ था कि ये गिवन थी, ये डायग्राम गिवन थी और इसका फार्मूला जस्ट लिखना था। तो आपने इनके फार्मूले को भी याद रखना है और इसके भी प्रूफ को 1-2 दफ़ा आप कर लें तो बेहतर है। उसके बाद ये कोई ख़ास इतना इम्पॉर्टेंट प्रूफ नहीं है।
ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रूव है। एग्जांपल 1 ऑफ पैरालैक्सिस थ्योरम 166 वाला। डायग्राम आपको गिवन होगी, ये सॉल्यूशन भी थोड़ा सा आपको लिखा दे सकता है, कभी नहीं भी लिखा हुआ दे सकता। तो आपने फाइंड क्या करना होता है, आई ए फाइंड करना होता है। तो आई ए आपको पता होना चाहिए, आई सी प्लस एम एस स्क्वायर, तो आई सी की वैल्यू हाफ एम एस स्क्वायर होगी। तो आप जैसे इनको ऐड करना है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो आपने इसको लाजमी तैयार करना है, करना भी है तो आपका जस्ट 2 मिनट में तैयार हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके ये क्वेश्चन आने के। इस तरह एग्जांपल 2 ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये काफ़ी लॉन्ग हो जाती है, तो इसके कम ही चांसेस होते हैं, इसकी भी कम चांसेस हैं आने के। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है जी। एग्जांपल 1 ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसकी भी कम ही चांसेस हैं। वैसे अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आई वो आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये भी कोई इतना ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, काफ़ी लंबा हो गया, इसकी वजह से ये पेपर में आने के चांसेस कम ही होते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसको आपने एक दफ़ा देख लेना है, ये आ सकती है 174 वाली। 175 वाली कम ही आती है, इसके कोई चांस नहीं होते। और 176 इसकी भी बहुत कम चांस, ये ना होने के बराबर आते हैं, ठीक है। लेकिन आपने एक दफ़ा इसको देख लेना है, कोई एमसीक्यूज़ इनमें से आ सकता है। बाकी इनके प्रूफ वगैरह या इसमें से शॉर्ट लॉन्ग वो कम ही आते हैं। हो सकता है अगर आपकी किस्मत ख़राब हो तो वो आ सकते हैं। और ये 178 यहाँ भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये फार्मूला आपने लाजमी याद रखना है। इसमें होता क्या है जी, आपको डी ए और डी टी इंटू आर ये आपको गिवन होता है, डब्ल्यू और ए आर भी गिवन होता है, डब्ल्यू क्रॉस ए आर ये भी आपको गिवन होता है। तो आपने फाइंड करना होता है डी आर और डी टी इंटू एफ। तो हम जस्ट उन दो वैल्यू को आप ऐड करें तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन आपको ये फार्मूला याद होगा तभी आपको वो फाइंड कर सकते हैं, या एमसीक्यूज़ में ये फार्मूला पूछा जा सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, जस्ट सिंपल सा है, ठीक है। इस प्रूफ की तरफ नहीं जाना, जस्ट इसकी एग्जांपल की तरफ आप चलिए, या इसके फार्मूला को आप याद कर लें, प्रूफ इसका नहीं आता। उसके बाद ये 180, तो यहाँ पे आपको डब्ल्यू गिवन है, आर गिवन है, तो आपने वो चीज़ फाइंड करनी है, डब्ल्यू क्रॉस आर उसको फिर उसमें पुट करना है। लेकिन ये काफ़ी लंबी एग्जांपल है, इसके चांसेस कम ही होते हैं। इस तरह ये एग्जांपल है, एक आध एग्जांपल आप कर लें तो आपको बहुत इजीली हो जाएगा। तो एक एग्जांपल आप वैसे तैयारी के लिए कर लें, लेकिन ये पूरी एग्जांपल नहीं आएगी, इसका ये छोटा सा पार्ट ही आएगा पेपर के हिसाब से। तो ये भी ख़ास इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ये बस आपका कोर्स एंड हो गया। तो जो चीज़ मैंने बताई अगर आप वो तैयार कर लें तो उम्मीद है आपका पेपर बहुत इजी सी हो जाएगा और आपके पास पूरे नंबर आ जाएंगे। तो जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप वो देख लें तो आपको क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।